अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और किसी कारण से ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके मन में कई सवाल होंगे। क्या बैंक घर आएगा? क्या पुलिस केस होगा? क्या सिविल स्कोर खराब होगा? या क्या फिर सैलरी से पैसा कट सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं देने पर भारत में हमारे जो देश है, उसमें आपके साथ क्या हो सकता है। बट इससे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पर्सनल लोन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल लोन क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपने कोई भी एसेट नहीं दिया हुआ है, आपने कोई अपनी जमीन जायदाद या कोई गोल्ड लाइक कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सनल लोन है। और कोई प्रॉपर्टी या कोई कोलेटरल या फिर कोई आपकी इनकम क्रेडिट प्रोफाइल पर लोन दिया जाता है, ये सिर्फ जो आपकी क्या रहती है, पर्सनल लोन यानी अनसिक्योरिटी रहती है। इसलिए रिकवरी प्रोसेस सिक्योर लोन से अलग होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिक्योर जो लोन होता है उसमें जो रिकवरी प्रोसेस होता है ये अलग होता है, और जो अनसिक्योर लोन होते हैं, अनसिक्योर डेप्ट होता है, उसके अंदर रिकवरी प्रोसेस अलग होता है। तो पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन होते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब समझते हैं कि एक ईएमआई मिस होने पर क्या होता है। अगर आप एक ईएमआई मिस करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहला, लेट पेमेंट चार्जेस लग सकता है, पैनल इंटरेस्ट ऐड हो सकता है, और कलेक्शन कॉल शुरू हो सकता है। लेकिन इस स्टेज पर पैनिक होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही ईएमआई मिस करने से तुरंत लीगल एक्शन नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी एनबीएफसी एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया हुआ है, मल्टीपल लोन हो चुका है, एंड आपने कोई बिजनेस लोन या आपने पर्सनल लोन यानी अनसिक्योर लोन लिया हुआ है, किसी में कोई चेक नहीं दिया हुआ है, सो दैट आपकी पहली ईएमआई बाउंस होने पर आपको पेनल्टी लगेगा, आपको रिमाइंडर कॉल आ सकते हैं, आपको और क्या होगा, जो आपको व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल पर, एंड आपको एसएमएस के माध्यम से रिमाइंडर कॉल, रिमाइंडर एसएमएस, रिमाइंडर ईमेल, ये मल्टीपल आते रहेंगे। बट अधिकतर देखने को मिला है एंड कि हाल ही में क्या होता है कि जो रिकवरी प्रोसेस है ये काफी हार्ड होता जा रहा है। बट अकॉर्डिंग आरबीआई गाइडलाइन, कोई भी अगर आप बैंक से या एनबीएफसी से या किसी भी प्राइवेट अदर लेंडर से लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, तो रिकवरी प्रोसेस को हार्ड नहीं स्मूथ किया जाना चाहिए। और इस केस में आरबीआई ने बिल्कुल सख्ताई अपनाई है सभी लेंडर एंड सभी बैंक एंड एनबीएफसी के ऊपर। क्योंकि जब भी किसी की भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो सबसे पहले जो भी बोरवर होता है, यानी अगर आपने ईएमआई को डिफॉल्ट किया है, तो उनको एक इन्फॉर्म करना होता है, यानी नोटिस इशू करना होता है, सो दैट और रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल करता है तो पोलाइटली आपसे बात करनी होती है। अब दूसरी तीसरी ईएमआई मिस होने पर क्या होता है, अगर आप 2 से 3 ईएमआई नहीं दी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या आपकी जो मन के ये जो डाउट है कि हमें क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं, तो आपके साथ अधिकतर क्या होता है कि जब आप 2-3 ईएमआई मिस कर देते हैं, तो प्रॉब्लम एक्चुअली में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए। एंड लास्ट में मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगा कि आपको इन सब का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, और क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं अप्लाई करना है। एंड अगर आप 2 से 3 ईएमआई नहीं दी, तो आपको क्या हो सकता है, कॉल फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, एसएमएस ईमेल और बढ़ जाते हैं, कलेक्शन डिपार्टमेंट केस हैंडल करता है, पहली ईएमआई पर बहुत कम होम विजिट होता है, यानी रिकवरी एजेंट आपके घर पर कम विजिट करते हैं। बट अभी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जब भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो सबसे पहले जो बोरवर होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। यानी अगर आपने लोन लिया हुआ है और आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं, किसी भी कारणवश से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सो दैट सबसे पहले बैंक एंड जो एनबीएफसी है उनको क्या करना होता है कि आपको इन्फॉर्म करेगा कि कौन सा ये रिकवरी एजेंट, इसकी ये आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, और फिर उसके बाद आपको कॉल आएगा, आपसे अपॉइंटमेंट ली जाएगी, और फिर आपसे बात की जाएगी एंड आपको रिमाइंडर किया जाएगा कि आपकी ईएमआई 2 से 3 ईएमआई बाउंस हो चुकी है। ये होता है लीगल एंड आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बिल्कुल फ्रिक्वेंटली प्रोसेस होता है, जो 2 से 3 ईएमआई बाउंस होने पर। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब अकाउंट एनपीए कैटेगरी में जा सकता है। ध्यान रखें आप, जब आपकी
3 ईएमआई बाउंस होती है, यानी आपका लोन एनपीए एंड एनपीए हो जाता है, तो उस समय पर आपका अकाउंट की जो प्रोसेस है ये और बदल जाता है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, यानी जब बैंक को लगता है कि अब ईएमआई थोड़ा मुश्किल है, तो उस समय पर इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर दिया जाता है आपके लोन अकाउंट को, ना कि आपके बैंक अकाउंट को। ध्यान रखें आप। अब रिकवरी एजेंट घर आएगा क्या? आप ये भी आपके ये भी रहता है एजेंट घर आएगा। कुछ लोग पूछते हैं क्या एजेंट घर आएगा, या डिपेंड करता है। अब ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होता है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएगा, किस तरीके से आएगा, बट रिकवरी एजेंट सभी केस में नहीं आता है। लोन अमाउंट आपका कितना है ये भी वेरी करता है। बैंक एनबीएफसी की पॉलिसी वेरी करती है। डिफॉल्ट ड्यूरेशन वेरी करती है। आपका किस एनबीएफसी से कितना लोन है, कितना अमाउंट है, उसमें कितना इंटरेस्ट है। अब लाइक अगर आपका 500, 1000, 2000 बीएनपीएल लोन है एंड छोटे-छोटे आपके लोन है, लाइक आपने 5000 का, 10,000 का या 15-20 हजार का लोन है, तो उसमें रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट होने के चांसेस ना के बराबर है, यानी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी रिकवरी एजेंसी को केस जाता है, तो एक बल्क में केस जाता है। सो दैट उसमें जो छोटे अमाउंट वाले हैं, तो उसमें कोई रिकवरी के लिए इतना ज़्यादा खर्च करेगी कंपनी या बैंक जो भी है, तो ये थोड़ा-सा नॉनसेंस वाली चीज़ें हो जाती है। तो आप ये टेंशन एंड ये जो आपका क्वेश्चन रहता है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। बट कुछ केस में फील्ड विजिट होती है, रिकवरी एजेंट की धमकी देने का अधिकार नहीं है, अब्यूज़ अलाउड नहीं है। आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें आप। अब आपका एक और डाउट रहता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सनल लोन डिफॉल्ट करने पर कौन सा लीगल एक्शन होता है। देखिए, लीगल एक्शन होगा, बट पर्सनल लोन डिफॉल्ट सिविल मैटर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक सिविल मैटर है। मतलब सीधे अरेस्ट नहीं होता है, पहले लीगल नोटिस आएगा, फिर कोर्ट प्रोसेस होगा और लीगल एक्शन पॉसिबल है, लेकिन हर केस कोर्ट तक नहीं जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि आप मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं। आप एक एनबीएफसी से लोन लेते हैं, फिर आप दूसरे से, तीसरे से, फिर उनसे जो तीसरे से आप लोगे, तो आप पहले और दूसरे की ईएमआई भरोगे। फिर आप जब फोर्थ से लोगे, तो आप और 3 की ईएमआई भरते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेब्ट ट्रैप के अंदर फँस जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इससे बचकर रहना है, ठीक है? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम फिर और क्रिएट हो जाती है और मेंटली स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है। अब 6 महीने तक ईएमआई नहीं दी, तो क्या-क्या होगा? अगर 6 महीने तक ईएमआई नहीं दी आपने, अकाउंट एनपीए हो जाता है, सिविल स्कोर आपका गिर जाता है, फ्यूचर लोन अप्रूवल मुश्किल होता है और सेटलमेंट ऑफर आ सकता है। लेकिन ये हर केस में अलग-अलग होता है। आप सभी केस के ऊपर सारी बातें एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, सभी केस का मैटर अलग-अलग होता है। क्रेडिट कार्ड का अलग एंड जो आपके पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन है, उनमें भी अलग-अलग होता है, कौन से बैंक से हैं, कौन सी एनबीएफसी कंपनी से हैं एंड उसकी पॉलिसी क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। सो डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है। तो 6 महीने के बाद बट सेटलमेंट सेटलमेंट सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सी कंपनियां लेट करती है एंड जल्दी भी करती है। बाकी मैंने सेटलमेंट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट वीडियो, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, बट आपके ऊपर यहाँ पर अभी इसके बाद आपको पिन में यहाँ पर या कमेंट सेक्शन में नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा। अदरवाइज चैनल पर अभी कम वीडियो बने हुए हैं इस पर, सो दैट आप सेटलमेंट के आप वीडियो देख लीजिएगा। 3 से 4 वीडियो बने हुए हैं। अदरवाइज अगर आपको और चाहिए होगा तो मैं और भी बना दूंगा, थोड़ा और विस्तार से, आसान शब्दों में। अब बात करते हैं सिविल स्कोर पर असर। डिफॉल्ट का सीधा असर आपके सिविल हेल्थ पर पड़ता है। ध्यान रखिए, लेट पेमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट होती है, स्कोर रिकवर होने पर 1 से 2 साल लग सकते हैं और डिपेंड ऑन रीपेमेंट बिहेवियर। ध्यान रखिएगा, सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोन डिफॉल्ट करेंगे एंड 1 साल बाद या 2 साल बाद आप रिपेमेंट करेंगे, सो दैट आपका जो सिविल रिपोर्ट है उसको सुधरने में 1 से 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। एंड फिर आपका रिपेमेंट बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, और सेटलमेंट का भी मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो देख लेना आप, ठीक है। अब सिविल स्कोर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। तो सिविल स्कोर अगर आपको बचाना है तो इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा एंड कंटिन्यूस टाइम टू टाइम आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। क्या करें? अब एक आपका डाउट रहता है कि हाँ, क्या करें अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। सबसे जरूरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो आपके डाउट कहीं भी क्लियर नहीं होते हैं। बैंक को इग्नोर आपके ने नहीं करना है। रिटर्न कम्युनिकेशन आपको रखना है। अब रिटर्न कम्युनिकेशन आपको कैसे रखना है? एक तो आपको, अगर आपका डेब्ट 50,000 या 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो आपको किसी एक्सपर्ट लीगल एडवाइज़र की हेल्प लेनी है, एंड या फिर डेब्ट एडवाइज़र की आपको हेल्प लेनी है। अब लीगल की हेल्प आपको क्यों लेनी है? क्योंकि जब भी आप को कोई ज़्यादा बर्डन हो जाता है, सो दैट आपकी प्रायर नोटिस भेजना, आपके केस को मैनेज करना, क्योंकि पहले आपको कोर्ट के इश्यू रहते हैं, या फिर जब आप पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, आपको जो रिकवरी एजेंट आपसे कम्युनिकेट करते हैं, उस पे भी मिसबिहेव रहता है, बहुत सारी देखने को मिलता है। एंड फिर उनके उनसे आपको प्रोटेक्शन दिलाएगा। एंड इसके साथ-साथ आपको ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है? ईमेल ड्राफ्ट करना है, उसके साथ आपको हार्डशिप डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो सारा ये आपको प्लानिंग से करना है, अंधे होकर बिल्कुल भी नहीं करना है। रिटर्न कम्युनिकेशन मस्ट बी, ठीक है? अब ईएमआई रिस्ट्रक्चर ऑप्शन पूछे, और ये क्यों कब पूछना चाहिए? अगर आपके लोन और आपकी इनकम बराबर हो चुकी है, या फिर थोड़ा आपको इश्यू क्रिएट हो रहा है और थोड़े से टाइम के लिए, तो आप रिस्ट्रक्चर का ऑप्शन भी पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डेब्ट से बाहर निकल जाएँगे, कम टाइम में बाहर निकल जाएँगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डेब्ट ट्रैप एक लंबा ट्रैप है, लॉन्ग टर्म ये ट्रैप है, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको सही तरीके से चलना पड़ता है, और हर सिचुएशन में स्ट्रक्चर अप्रोच ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे हमने वीडियो बनाया, सारी बातें ये अप्लाई सभी लोन पर नहीं होती है, ये सभी पर अलग-अलग डिपेंड करता है, सो दैट इसीलिए मल्टीपल वीडियो भी आते हैं। एंड जो बातें आपको बताई गई है, ये सभी आपको खुद से समझ में आ चुका होगा अभी तक, कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है और कहाँ पर नहीं है। एंड पर्सनल लोन डिफॉल्ट एक सीरियस सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सही जानकारी से मैनेज किया जा सकता है इसको। अगर आप ईएमआई मिस फेस कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखें ईएमआई एंड अमाउंट। मैं इस टॉपिक पर और डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, आराम से रहना है, और अगर कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है, तो कमेंट में आप आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।